तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में 25 क्वेश्चंस हैं सरफेस केमिस्ट्री के, जो नीट और मेंस में पूछे गए थे। ये खत्म होने के बाद हम शुरू करने वाले हैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की क्लास में ये 25 क्वेश्चंस जो नीट और मेंस में पूछे गए थे, नो डाउट आपको आज की क्लास में भी कम से कम 7 से 8 नई जानकारी, नई नॉलेज आपको मिलेगी ही मिलेगी इन 25 क्वेश्चंस के अंदर। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन है आपका, विच मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सोल। अब इतनी मेहनत करके हमने इतना तो सीख लिया कि AgNO3, यहां लिख देता हूं मैं, आज पूरी प्लानिंग के साथ आया हूं मैं। AgNO3 में को आपने किस में डाल दिया, Ki में डाल दिया। तो यार इतना तो पता लग ही गया है कि ये Dp है, ये Dm है, राइट। अब इसमें मिक्स करने के बाद AgI बनेगा, KNO3 बनेगा। कई दिनों से हम ये लगातार यही काम करते आ रहे हैं। तो पूछ रहा है कि AgI पर चार्ज क्या होगा। कोई डाउट ही नहीं, इस पे चार्ज जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हम Dm को लेते हैं कॉमन आयन देखने के लिए। अब बड़ा क्वेश्चन ये यहाँ पे है, ये तो हमारा क्या था, CBSE। दिस इज योर CBSE लेवल। थोड़ा सा ऊपर देखो, अब 2019 नीट, नीट का क्वेश्चन 2019। Which mixture of the following, which mixture of the solution will lead to the formation of negatively charged, okay, तो नेगेटिवली चार्ज इसमें से कौन बनाएगा। अब यार AgNO3 पहले है, Ki बाद में है, वो तो यहाँ भी पहले है, यहाँ भी बाद में, यहाँ भी पहले है, यहाँ भी बाद में, यहाँ भी पहले है, यहाँ भी बाद में है। आप फंस गए। अब आप देखोगे कि यहाँ 50 ml 50 ml है और मोलैरिटी भी सेम है। यहाँ देखोगे 50 ml 50 50 50 50 50 50 सभी में ही सेम है। अब भी आप फंस गए। अब हम तीसरी जगह पे जाएंगे, और वो है मोलैरिटी। यहाँ 0.1 मोलैरिटी और यहाँ भी 0.1 मोलैरिटी। लेकिन एक बात हम पहले से ही पढ़ के चल चुके हैं कि पहले वाला की कंसंट्रेशन कम होती है और इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, राइट। तो पहला ऑप्शन तो कोई डाउट ही नहीं गलत होगा। दूसरे में देखें तो पहला कम है, दूसरा ज्यादा है। वो तो यहाँ भी कम है, यहाँ भी ज्यादा है, राइट। लेकिन डी पार्ट तो कुछ उल्टा ही बोल रहा है। वो पहले बोल रहा है ज्यादा को कम में डाला है, यानी ये तो पूरा पूरा हो गया गलत। अब आपके सामने दो ही ऑप्शन बचते हैं, बी और सी। तो अब आज की पहली नई बात, समझ रहे हो ना, देखो लेवल कितना आगे चला गया नीट। पहली नई बात क्या है कि जो अमाउंट आपकी Ki की ज्यादा है वो अधिक ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो स्मॉल चेंज होना चाहिए। स्मॉल चेंज इन द सेंस ज्यादा तो हो लेकिन थोड़ी सी ज्यादा। तो करेक्ट आंसर आपका बनता है बी। मैं आपको इसको इंग्लिश में बोल के दिखा रहा हूँ। इंग्लिश में इसको कहा गया है कि आंसर वही होगा, इफ कोलोइडल सोल ऑफ AgI इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग Ki सॉल्यूशन टू AgNO3 टिल Ki इज इन स्लाइट एक्सेस। यानी Ki जो है वो एक्सेस में तो हो, लेकिन कैसे एक्सेस में हो, आंसर है स्लाइट एक्सेस, यानी स्लाइट एक्सेस में होना चाहिए आपका Ki। तो करेक्ट आंसर आपका कोई डाउट ही नहीं बी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन सभी में से फ्रेंडलिच की एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के केसेस में से करेक्ट आंसर आप किसको चूज करोगे। क्या कमाल का क्वेश्चन पूछा है। ओडिशा नीट 2019। मैंने आपको जो बताया फ्रेंडलिच के बारे में वो है x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इक्वल है k p⁻1/n। अब आप मुझे ये चूज करके बताओ कि इन सभी में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। जो आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिख दिया, बिल्कुल ठीक फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सही जवाब दे पाएगा। जो नहीं भी दे पाएगा तो मेरे साथ बने रहो। मैं फिर बोल रहा हूं, आज आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। बड़ी हैरानी वाली बात है, विपिन, गोरक्ष, रितु और रिया, ये चारों ही करेक्ट हैं। मुझे लगा कि एक दो आंसर आएंगे, लेकिन चार आंसर आए बहुत जल्दी और चारों ही करेक्ट हैं।
क्या बात है। देखो, ये फॉर्मूला तो सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपने इस फॉर्मूले के साथ साथ ये बहुत बड़ी बात पढ़ी, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा होती है। n कैन बी 1 2 और 3, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब आप सोचो, अगर आप n की वैल्यू एक से ज्यादा लोगे, मान लो आपने 2 लिया, तो आंसर क्या आएगा? सोचो, आंसर आएगा के पी की पावर 0.5, राइट। 3 लोगे तो आंसर क्या आएगा? के पी की पावर 0.3। 4 लोगे तो आंसर क्या आएगा? के पी की पावर, यानी ये जो पावर है वो एक तो पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव वाली पावर क्रॉस, नेगेटिव वाली पावर क्रॉस, पॉजिटिव वाली पावर होनी चाहिए और एक से कम आंसर आएगा, बिकॉज आप किसी भी चीज को एक से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर एक से कम आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए 0.3। ये तो 0.25 ज्यादा है ना, तो ये तो आ ही नहीं सकता कभी भी एक से डिवाइड करने के बाद। तो ये था आपका करेक्ट आंसर। लॉजिक यही है कि सीधे साधे नन्हे मुन्ने बच्चे जानते हैं कि एक्स वाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n। लेकिन जो जीनियस बच्चे हैं वो ये भी जानते हैं कि जो पावर है वो हमेशा एक से कम रहेगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तीसरा क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, और क्या है ये? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज कोएगुलेटिंग पावर ऑफ आयन डिपेंड? आप कोएगुलेशन करवाते हो, सेटल डाउन करवाते हो, तो उसमें किस किस चीज पे ये चीजें डिपेंड करती है? ना तो उन्होंने लायोफिलिक बोला है, ना लायोफोबिक बोला है, तो आप क्या डिपेंड करते हो इस पे? एक तो चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज आयन का कितना है, ठीक है ना, साइन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, हाँ जी, और उसका मैग्नीट्यूड भी डिपेंड करता है। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ग्रेटर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर, ठीक है। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और चार्ज दोनों पे। ये नहीं कि चार्ज पॉजिटिव है, नहीं, 3 पॉजिटिव है तो जल्दी कोएगुलेट होगा। कौन? हार्डी-सूज रूल। ये नहीं कि चार्ज सिंगल पॉजिटिव है, नहीं, चार्ज है पॉजिटिव है, ओके हो जाएगा काम, नहीं, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा, उतना जल्दी कोएगुलेटिंग पावर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान था। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है, गलत है? और अगर मैं देखूं तो इसमें से द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यही पहले वाला ही गलत है। केसी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। केसी की वैल्यू जो है, कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट ओनली हेल्प टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली, तो ये केसी को चेंज नहीं करता। केसी तो क्या होता है? केसी इज इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन में बैकवर्ड जो रिएक्शन होती है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो फॉरवर्ड को भी बढ़ाता है, बैकवर्ड को भी बढ़ाता है, दोनों को बराबर बढ़ाता है, तो केसी पे क्या बदलाव आएगा? आंसर है नो। तो ये ऑप्शन आपका आ गया, ठीक है। पहला ही ऑप्शन जो कह रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो पहला करेक्ट नहीं है। ये कह रहा है कि केसी चेंज हो जाता है, नहीं होता चेंज, ठीक है। अगला चलते हैं 5। ये भी मैं आपको छोड़ता हूं आपके लिए क्वेश्चन। बताइए इसका करेक्ट आंसर आप क्या लिखते? द कोएगुलेशन वैल्यू इन मिलीमोल पर लीटर इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर द कोएगुलेशन ऑफ AS2S3, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज सोल है। अब बताइए इनमें से कौन जल्दी सेटल डाउन इसको कर देगा? मैं आपको थोड़ी सी हिंट बता देता हूं। गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर का इस्तेमाल कर लो, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, इससे बड़ी हिंट नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया रितु, रितु दैया बिल्कुल करेक्ट है, नाइस। मयूर भी करेक्ट है, कूल। रिया भी करेक्ट है, विपिन भी करेक्ट है, और कोई? तो रिया, विपिन, मयूर, रितु, ये 4 आंसर बिल्कुल सही हैं। और अगर आपने इसमें कुछ नया सीखना है तो याद रखो, ये चीज थी गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या कहता था? जितना आप इनको मिलीमोल में डाल रहे हो, मिलीमोल में, ठीक है ना, ये गोल्ड नंबर है आपके। एक दो याद है ना, जिलेटिन की वैल्यू सबसे कम थी तो वो सबसे ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर दिखाता था। यहाँ सबसे कम वैल्यू MgSO4 की है, उसके बाद आएगा BaCl2, उसके बाद आएगा 1, सो 3C ऑप्शन इज बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आसान है। 6th का आंसर बताइए, फॉग किस कैटेगरी में आता है?
फॉग किस कैटेगरी में आता है? रितु गुड गोइंग, विपिन बहुत बढ़िया, गोरक्स इस बार आपका आंसर गलत है, मयूर ठीक है। फॉग किस कैटेगरी में आता है? कनक चहल बहुत बढ़िया, ये भी सही है। फॉग आता है आपका लिक्विड इन गैस, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी, लिक्विड इन गैस। ओके, तो बताइए नंबर 7 को। 7 भी बहुत आसान है, मैं बता देता हूं। जब एडजॉर्प्शन होता है, राइट, तो क्या क्या बदलाव आते हैं? ये है आपका एडजॉर्बेंट, ये है आपका एडजॉर्बेट, ये है आपका एडजॉर्बेट। जब ये आपस में, अभी तो दूर दूर हैं, लेकिन ये कुल मिला के इसकी तरफ जा रहे हैं एडजॉर्ब होने के लिए, तो जब ये इसकी तरफ जा रहे हैं एडजॉर्ब होने के लिए, तो क्या क्या बदलाव आएंगे? देखो, बॉन्ड बनेगा तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? नेगेटिव, यानी रिलीज। रैंडमनेस, पहले मॉलिक्यूल दूर दूर थे, वो पास पास आके अटैच हो गए, एक जगह आके बैठ के शांत हो गए, यानी एंट्रोपी भी नेगेटिव। एंट्रोपी पॉजिटिव का मतलब है रैंडमनेस ज्यादा है। और अगर ये दोनों नेगेटिव हैं और डेल्टा जी की कोई आपसे बात करे, ये क्या होगी? तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एच। हाउ कैन यू एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी? ये नेगेटिव वैल्यू तो इसको पॉजिटिव कर देगी। अब ये नेगेटिव वैल्यू कितनी ज्यादा नेगेटिव है, डिपेंड करेगा। तो इसके बारे में कहावत है, ये वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, ज्यादा रिलीज होती है, यानी -5 + 2। आंसर हमेशा माइनस में आएगा। एंड नेगेटिव साइन ऑफ डेल्टा जी इंडिकेट दैट इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन, आपकी ये प्रोसेस, एड्सॉर्ब होने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये नहीं कि आपने सिलिका जेल रख दिया, अब आप एक एक करके पकड़ पकड़ के मॉइस्चर वहां पर अटैच करवा रहे हो, नहीं, सिलिका जेल अपने आप उसको एड्सॉर्ब करवाएगा, यानी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा आपका डी, दिस एंड दिस ऑल आर नेगेटिव। चलो नंबर 9 का आंसर बताइए, नंबर 8 का आंसर बताइए जल्दी से। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाएंगे। आपके पास अधिक से अधिक जो समय है वो आपको मिलेगा। बताइए कितने बच्चे इसका एक्यूरेट आंसर दे पाएंगे? आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसका आंसर कम से कम 6 आंसर तो आने ही चाहिए। 4 आ चुके हैं, 5 आ चुके हैं, 6 आंसर तो आ जाने चाहिए। 7 आ चुके हैं, क्या बात है, क्या बात है। देखते हैं कितने सही हैं उन 7 में से। भाई सही की तो लाइन लगा दी। एज ऑलवेज रितु दैया अगेन टॉप पे है। उसके बाद तब्बू है, पुनीत है, कनक है, रिया है, विपिन है, गोरक्स है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। आंसर है आपका टिंडल इफेक्ट। एक ऐसा इफेक्ट है जहां पर चार्ज की जरूरत नहीं होती। कोएगुलेशन में होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में होती है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में होती है, बट टिंडल इफेक्ट में सिर्फ स्कैटरिंग होती है, साइज चाहिए। ये क्वेश्चन भी वही आया हुआ था, विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड डू नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल? आंसर टिंडल इफेक्ट। क्लियर? तो 10th क्वेश्चन है, इन फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू 1/n। फिर से आ गया एक और क्वेश्चन वैल्यू 1/n का। वो बताओ किसके बीच में रहती है, ए बी सी या डी? चलो ये भी मैं आपके लिए छोड़ता हूं। जो वैल्यू ऑफ 1/n है वो किसके बीच में रहती है? हमेशा n की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, 1 2 3 इस तरीके से। इस बार विपिन टॉप पे है, रितु दैया वेरी गुड। कनक ये गलत है, गोरक्स भी गलत है, रितु एंड विपिन टॉप पे है। मनीषा बिल्कुल ठीक है, आंचल ठीक है, बहुत बढ़िया आंचल। मयूर ठीक है। आई मस्ट से रितु यू आर डूइंग वेरी वेल। तब्बू चौहान बिल्कुल ठीक है, एंड कीप इट अप। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो लाइफ में आप जो बनना चाहोगे वो आपके सामने होगा, वो बन सकते हो, बहुत इजीली बन सकते हो। आप बहुत सही मेहनत कर रहे हो। जब सभी मेहनत नहीं कर रहे हो तब आपको मेहनत करनी चाहिए, और वो टाइम होता है
सोने का टाइम, अपने स्लीपिंग आवर्स कम कर दो, ठीक है, आदत पड़ जाएगी। देखो 1/n की वैल्यू यार इन दोनों के बीच में ही तो आएगी, n की वैल्यू आप कुछ भी रखो, 2 रखो, 2 रखने से क्या आएगा 0.5 आएगा, ये भी 0 और 1 के बीच में है। 3 रखो 0.3 आएगा, ये भी इसके बीच में है। 4 रखो 0.25 आएगा, ये भी इसके बीच में। तो कुल मिला के 1/n की वैल्यू फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में इसके बीच में ही होती है। 11 which one of the following statement is incorrect about enzyme catalysis? तो एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीनियस, हाँ जी होते हैं। एंजाइम स्पेसिफिक, हाँ जी होते हैं। एंजाइम आर डीनेचर्ड बाय यूवी रेडिएशन एंड हाई टेम्परेचर, सच बात है। आपको पता है कुछ जो प्रोडक्ट हैं, जो रिलायंस फ्रेश प्रोडक्ट हैं, कुछ मेडिसिन हैं, कुछ सिरप हैं, उस पर लिखा होता है कि इसको कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखा जाए, बिकॉज इसके अंदर जो एंजाइम है वो आपके मर जाएंगे हाई टेम्परेचर पे, वो इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। एंजाइम आर लीस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, नहीं, ऑप्टिमम का मतलब होता है अनुकूल टेम्परेचर, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पर एंजाइम क्या होते हैं, आंसर मोस्ट रिएक्टिव। What is the temperature for the enzyme for high reactivity? कोई बता सकता है? What is the exactly temperature for any enzyme to be highly reactive? बहुत अच्छे गोरक्स, गोरक्स का जवाब बिल्कुल ठीक है कोई और? विपिन बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है। 37 डिग्री टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है और इस टेम्परेचर पर एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर आपको बुखार होता है तो एंजाइम कम एक्टिव हो जाते हैं। ओके, मैं इसका आंसर एक्सपेक्ट करूंगा 12th का कि कम से कम 7 बच्चे इसका आंसर दें, 7 एटलीस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं, टारगेट पूरा होता है नहीं होता है देखते हैं। 1 2 3 4, कम ऑन हरी अप, आप दे सकते हो। 4 आंसर आ चुके हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग 7 आंसर्स। 5 हो गए, बहुत बढ़िया। 6 हो गए, नाइस। एक और, 1 मोर आंसर एंड गेम इज ओवर। एक और आंसर और टारगेट अकम्प्लिस्ड। 6 पे रुक चुका है ये। 1 मोर आंसर एंड गेम इज ओवर। ओके, आ गया, 7 आंसर आ गए। चलो देखते हैं 7 में से ठीक कौन कौन है। रिया, विपिन, तब्बू, रितु ठीक है, आंचल ठीक है, मनीषा गलत है, गोरक्स गलत है, यानी करेक्ट आंसर है आपका गोल्ड नंबर। आपको याद होगा प्रोटेक्टिंग पावर तो गोल्ड नंबर पे ही डिपेंडेंट है, राइट। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। एक्स को क्या कहते हैं, मास ऑफ एडसोर्बेट। एम को क्या कहते हैं, मास ऑफ एडसोर्बेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द एडसॉर्प्शन प्रोसेस? कौन सी एडसॉर्प्शन से रिलेटेड नहीं है? तो करेक्ट आंसर सीधा सीधा बता रहा हूं मैं, डी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के, टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर को रिलेट कैसे कर सकते हैं? सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंगम्यूर, लैंगम्यूर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या कोई मुझे बता सकता है, कोई चैंपियन बता सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंगम्यूर एंड फ्रेंडलिच? फ्रेंडलिच और लैंगम्यूर के ग्राफ के बीच में क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस कोई बता सकता है? ज्यादा टाइम नहीं आपके पास, बहुत कम समय है। एक डिफरेंस क्या कोई बता सकता है? लैंगम्यूर का ग्राफ भी यही बोलता है एक्स बाई एम और पी के बीच में रिलेशन ऐसा है। फ्रेंडलिच का ग्राफ भी यही बोलता है एक्स बाई एम और पी के बीच में रिलेशन ऐसा है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, तो मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूं, ध्यान से सुनना। डिफरेंस है, वेरी गुड कोमल। अब जो इसका जो डिफरेंस है उसको ध्यान से सुनना। डिफरेंस ये है लैंगम्यूर और फ्रेंडलिच का, कि लैंगम्यूर जो है, सॉरी फ्रेंडलिच जो है वो कहता है कि मास ऑफ एडजॉर्बेट, ये जो आपके अटैच है ना इसके ऊपर, इसे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि मास ऑफ एडजॉर्बेट
एडजॉर्बेट जो डिपेंड करता है वो डायरेक्टली एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इन टर्म ऑफ मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के, बट ये कभी मास का जिक्र नहीं करता। कहता तो ये भी है कि ये यहाँ पर अटैच होंगे सारे, लेकिन ये कहता है स्पेस, वो कहता है मास, कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। एडजॉर्प्शन ये भी बता रहा है, एडजॉर्प्शन ये भी बता रहा है, बस ये कह रहा है कि मास ऑफ एडजॉर्बेट, ये कह रहा है कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है ना, कितनी ऐसी पोजीशन है जिस पर ये आपका अटैच होता है। यह है एक लैंगम्यूर और इसका फ्रेंडलिच का डिफरेंस। एक और जो डिफरेंस है वो है आपका, इस तरीके से आप बता सकते हो लैंगम्यूर और फ्रेंडलिच को। वेट ए मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका 14, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन रिड्यूस, ये देखो इन्होंने दिखा दिया ना, एडजॉर्प्शन टेक प्लेस इन मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन, ये है एडजॉर्प्शन साइट, साइट को मैं स्पेस बोल रहा हूँ, साइट को मैं स्पेस बोल रहा हूँ, बात तो वही है यार, साइट किस जगह पर कितने ज्यादा से ज्यादा जगह पर एडजॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। दूसरा बड़ा डिफरेंस है जो बहुत कम बच्चों को पता है, लैंगम्यूर बात करता है सिर्फ मोनोलेयर की, एडजॉर्प्शन में किसकी, मोनोलेयर, यू नो वेरी वेल मोनोलेयर, यूनिलेयर, ठीक है। बट यहां ये बात करता है किसकी, मल्टी लेयर की, मल्टी लेयर की भी बात करता है और ये तो किसी की भी बात कर सकता है, बट लैंगम्यूर हमेशा मोनोलेयर की ही बात करता है, जो कोमल ने बताया कंसंट्रेशन। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट वन इज दिस, a plot between x log x by m and log p। ओके ओके ओके, यहां पर log, एक मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं, ये है आपका log x by m and this is your log p। तो अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो और बताओ कि यहां पर स्लोप क्या आता था, थोड़ा सा जोर डालो, और बहुत आसान है, बहुत जल्दी भी बता सकता है कोई बच्चा। तो स्लोप क्या आता था, आई एम एक्सपेक्टिंग 4 आंसर, एटलीस्ट 4। ओके, 4 आंसर आ भी चुके हैं, 5 आ गए हैं, नाइस, नाइस वन, 6 आ गए हैं। तो देखते हैं इन 6 में से सही कौन है। तब्बू चौहान, विपिन, रिया, पुनीत, गोरक्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। मनीषा का ये जवाब गलत है, यहां पर जो स्लोप है वो होता है आपका 1/n। आपको अब तो याद आ ही जाएगा, x/m इज इक्वल टू, क्या होता था आपका, x/m इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई p की पावर 1/n। तो x/m इज इक्वल टू k, यहां हो जाएगा आपका टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दिस इज log, दिस इज log p की पावर 1/n, एंड नाउ log x/m इज इक्वल टू log k, यहां इसके आगे भी इसको ओपन करोगे तो प्लस आ जाएगा log p की पावर 1/n, जो कि हो सकती है क्या, यू नो वेरी वेल, 1/n log p, जिसको मैं आगे लिख देता हूं 1/n log p प्लस में log k। Now you can relate y is equal to mx plus c, so what is the value of m? Answer is 1/n, एंड m को क्या बोलते हैं, स्लोप, तो करेक्ट आंसर है स्लोप का कौन सा, 1/n। तो 25 में से 15 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन रहते हैं, चलो अटैक करते हैं बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बताया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म मिसेल इन एक्वा सॉल्यूशन अबाउट सर्टेन कंसंट्रेशन। तो यहां पर कौन मिसेल बना सकता है, चलो मैं आपको हिंट देता हूं यार इसकी, सोप एंड डिटर्जेंट मिसेल बना सकते हैं, बताइए करेक्ट आंसर क्या है, ABCD, एक्सपेक्टिंग 3 आंसर्स। एक आंसर आ चुका है, 2 आगे, 3 आगे, एक्सपेक्टेशन हर्ट नहीं हुई, 3 आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। चलो देखते हैं 3 आंसर में से क्या क्या आंसर करेक्ट है। 3 आंसर्स में से
मयूर का गलत है, रिया का ठीक है, तब्बू का ठीक है, गोरक्स का भी आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया। रितु दैया भी ठीक है। तो वेरी गुड, गोरक्स, रिया, तब्बू, रितु, बिल्कुल सही जवाब। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि इन लोगों ने इतना इजीली आंसर दे दिया, जबकि हमने चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इस साल नहीं की थी। दिस इज डोडेकाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, ये सॉप का फॉर्मूला है। तो नो डाउट मिसेल फॉर्मेशन सॉप के फॉर्मूले से ही होगी। इजी। एंजाइम विच हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो बताइए वो कौन सा एग्जाम्पल है। जो कौन सा एंजाइम फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को। यहां कार्बोहाइड्रेट की जगह ट्राइग्लिसराइड बोल दिया है। अदरवाइज कार्बोहाइड्रेट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? 90% बायोलॉजी स्टूडेंट इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे। कौन सा एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी ट्राइग्लिसराइड को तोड़कर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा? गोरक्स बिल्कुल ठीक है, मनीषा गलत है, कनक गलत है, रिया गलत है, तब्बू बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया तब्बू, मयूर ठीक है, और विपिन भी गलत है। आफ्टर लॉन्ग टाइम विपिन गलत हुआ है। आंचल भी गलत है। एंड द करेक्ट आंसर इज, उसका नाम है लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम है ये आपका तोड़ता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये आपका आंसर था, वो था lipase. Next question is, according to the adsorption theory of catalysis, speed of the reaction increase, speed reaction की कब increase हो जाती है? जब adsorption lower the activation energy। अगर activation energy कम हो जाएगी तो समझ लो स्पीड तेज होगी। अब कम एनर्जी में ही काम हो रहा है। ठीक है, तो adsorption lower the activation energy of reaction। पोजिशन ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर, यहां बात है मिसेल आ गया ना, यहां बात है सोप एंड डिटर्जेंट। तो आपको याद है दो पोल होते हैं सोप के, एक तो ये नॉन पोलर, ये इसे हम नॉन पोलर बोलते हैं, नॉन पोलर। और ये आपका पोलर, ये दो एंड होते हैं सोप के। क्वेश्चन बड़ा साफ है। क्वेश्चन में कहा गया है पोजीशन ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर पार्ट ऑफ द मिसेल कैसी होती है। तो आंसर है, अगर आपको नहीं पता है तो एक बाल्टी में इतना सर्फ डाल रखा है या सॉप डाल रखा है, तो झाग जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। ठीक है, ये हिस्सा आपका जो होता है पोलर एट आउटर सरफेस, बट नॉन पोलर एट इनर सरफेस। इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर इसको ऐसे दिखाना है। जो गंदगी जो होती है, वो गंदगी जो डर्ट है मिसेल फॉर्मेशन में, तो वो ये पोलर आपका बाहर रहेगा और जो गंदगी है वो ऐसे चिपकी रहेगी इससे। ठीक है, तो पोलर पोर्शन है बाहर की तरफ, पोलर पोर्शन है बाहर की तरफ, नॉन पोलर अंदर की तरफ है इन केस ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड, कौन सा करेक्ट नहीं है? आंसर बताइए। 20 आसान है। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड में इनमें से कौन सा सही नहीं है? एक आंसर आ गया, बहुत आसान है, बता सकते हो। चार आंसर आ गए, क्या बात है। और चारों आंसर में से गोरक्स गलत है, तब्बू अगेन ठीक, अब गोरक्स भी ठीक है, तब्बू ठीक है, रितु ठीक है, विपिन ठीक है। करेक्ट आंसर है ए। भाई ये कब से होने लग गया कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
एडजॉर्प्शन इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली? नहीं, नहीं। इन केस ऑफ फिजिजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन तो डिक्रीज होगी, इन केस ऑफ केमिजॉर्प्शन इट फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, कॉन्टिन्यूसली का तो मतलब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, which one of the following method is commonly used for the method of destruction of colloid? देखो क्या लैंग्वेज यूज करी है, डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलॉइड अगर करना है तो इनमें से कौन सा मेथड आप अप्लाई करोगे? एक्सपेक्टिंग थ्री आंसर्स, थ्री एक्यूरेट आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग। बताना कौन बता सकता है आपको, अगर कोलॉइड का डिस्ट्रक्शन करना है तो आप इनमें से क्या आंसर एग्जाम में लगा के आते हैं? इतने ज्यादा? रिया, विपिन, रितु, गोरक्स करेक्ट, तब्बू करेक्ट, मयूर करेक्ट, मनीषा गलत है। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है डी, डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलॉइड का मतलब होता है कोलॉइड जो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ सॉल्यूशन में घूम रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद सभी के सभी जितने भी कॉन्फिडेंट थे सभी के सभी क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट इन द सेंस सभी के सभी सेटल डाउन हो जाएंगे, इसी को बोला गया है डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलाइड, तो सेटल डाउन हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इज डी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, लास्ट चार क्वेश्चन रहते हैं तो देखते हैं चार क्वेश्चन क्या है। इन चार क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन जो है वो है एट सीएमसी क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल को डिटर्जेंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं भाई बताइए, एट सीएमसी डिटर्जेंट मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? गोरक्स गलत है, रिया करेक्ट है, तब्बू करेक्ट है, तब्बू के लिए भी आई मस्ट से आपने लगातार जो मेहनत की है वो साफ साफ दिख रही है। ऋतु करेक्ट है, एसोसिएट होते हैं, ठीक है ना? जो सीएमसी क्रिटिकल मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस ओनली अबाउ ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज नोन एज क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, इसमें ये एसोसिएट होते हैं। याद है आपको, लो कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और हाई कंसंट्रेशन में ये एसोसिएट हो जाते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ए, एसोसिएशन। एबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन होता है नेगेटिव, टू ब्रिंग अबाउट कोएगुलेशन ऑफ गिवन कोलॉइड, ये किस पर डिपेंड होता है? दूसरा, अपोजिट चार्ज आ जाए और मैग्नीट्यूड, दोनों पे डिपेंड होता है। यानी पॉजिटिव चार्ज भी आए और पॉजिटिव ज्यादा भी आए, 3 पॉजिटिव जैसे 4 पॉजिटिव ये आए, तब जल्दी से ये हो जाएगा। तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड चार्ज, ये दूसरी बार आ रहा है। कितनी सफाई से इस क्वेश्चन को किया गया था 24 का, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। कोएगुलेशन, कोलोइडल पार्टिकल हैज पार्टिकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइज, इनमें से किस साइज के पार्टिकल होते हैं? कोलोइडल सिस्टम, कोलोइड के जो पार्टिकल हैं वो इनमें से किस साइज के होते हैं? कोशिश करोगे तो 6 आंसर आ सकते हैं, 6 बच्चे आराम से बता सकते हैं, डिपेंड करेगा आप कितनी कोशिश करोगे। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि यशिका अगर आप आंसर नहीं बता रहे हो, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो इसमें, इट्स वेरी सरप्राइजिंग। 6 आंसर आ चुके हैं, 7 आ गए। 7 आंसर आ चुके हैं, क्या बात है। अब देख लो, हम सीबीएसई में क्या पढ़ते हैं, हम सीबीएसई में पढ़ते हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर को ही बोलते हैं, साइज को ही बोलते हैं कोलोइडल। 1 नैनोमीटर को कन्वर्ट करूँ तो 10 की पावर -9 होगी, इसको कन्वर्ट करूँ तो 10 की पावर 3, 10 की पावर -9, तो आंसर हो गया 10 की पावर -6। बस इस बात को इन्होंने उल्टा करके लिख दिया, एज यू कैन सी, इस बात को उल्टा करके लिख दिया, रेंज तो भी वही रहेगी। तो देखते हैं कितनों के करेक्ट आंसर थे इसमें। बी ऑप्शन इज करेक्ट,
यशिका गर्ग ये गलत है, सॉरी। तब्बू इस बार गलत है। विपिन ठीक है। मनीषा गलत है। रिया गलत है। रितु गलत है। ओ भाई साहब। गोरक्ष भी गलत था। तो ठीक कौन कौन थे? विपिन, जस्ट विपिन, जस्ट विपिन, और कोई ठीक नहीं था। करेक्ट आंसर है बी। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखो आंसर कीज आ गई, खत्म हो गए 25 क्वेश्चन आज के हमारे होते हैं खत्म। इसके बाद when a few typical solute are separated by a particular selective membrane such as protein particle blood corpuscle, this process is called, बता दो। एनसीईआरटी का ये बहुत सिंपल है। एनसीईआरटी का ये और बहुत सिंपल है। 3 आंसर आ चुके हैं। 4, 5, 6। कहने का ये मतलब है कि आपने अपने इसमें ब्लड ब्लड कार्पसल से तो ध्यान में आ ही जाना चाहिए था कि जब हम डायलिसिस पे चीजों को रखते हैं तो उसमें यूरिन सेपरेट आउट होता है, ठीक है। तो उसमें सॉल्यूट या सॉल्ट कह लो, ये अलग हो जाते हैं, इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस थी ये थी आपकी डायलाइसिस, जिसे डायलाइजिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। देखते हैं सही जवाब किस किस का था। यशिका गर्ग बहुत बढ़िया, रिया ठीक थी, तब्बू ठीक थी, गोरक्ष गलत है, कनक गलत है, ऋतु ठीक थी। तो ये आंसर आपके करेक्ट थे, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब हम कल की क्लास से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक नए सिरे से करेंगे और एक नई ट्रिक से भी करेंगे। जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है कितनी बढ़िया तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। अब सिचुएशन तो ये है कि यहाँ बैठने के लिए जो प्रॉपर जगह है वो भी बहुत रिड्यूस हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि ये होगा कब तक। ये अप्रैल एंड, मार्च अप्रैल एंड तक खत्म हो जाएगा ये क्रैश कोर्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कल से स्टार्ट करते हैं। थैंक